नमस्कार। आगाज इंस्टीट्यूट बाड़मेर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। हम सेकंड ग्रेड भूगोल विषय के 2010 से 2022 तक विभिन्न प्रश्न पत्रों में आए हुए प्रश्नों का एनालिसिस कर रहे हैं, जिसमें आज हम महासागरीय धाराएं, ज्वार भाटा और प्रवाल भित्ति से संबंधित इन टॉपिकों से कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं और उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। पहला है महासागरीय धारा से अभी तक 11 क्वेश्चन आए हैं। ज्वार भाटा से भी 11 क्वेश्चन पूछे हुए हैं और प्रवाल भित्ति से 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं। प्रवाल भित्ति 2022 में पहली बार सिलेबस में शामिल किया गया था। इन 3 टॉपिकों से एक सवाल, प्रत्येक से एक एक सवाल है वो आना तय है। तो आज हम 3 सवालों के बारे में देखते हैं कि पहला टॉपिक है महासागरीय धाराएं। पहला क्वेश्चन है महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के महत्वपूर्ण कारक कौन से हैं, जिसमें हमें सही कारकों का चयन करना है। 3, पहला सनातनी पवन है, समुद्र जल से तापमान में अंतर, समुद्र जल की लवणता में अंतर और पृथ्वी का परिक्रमण। एक बार अपन देखते हैं कि कौन कौन से जो कारक होते हैं वो प्रभावित करते हैं। प्रभावित करने वाले कारकों को देखो कि 4 मुख्य कारक हैं। पहला है पृथ्वी की परिभ्रमण से जुड़े हुए, जिसको हम घूर्णन भी कहते हैं, घूर्णन से जुड़े हुए कारक। दूसरा बाह्य सागरीय कारक। तीसरा सागर से संबंधित कारक। और चौथा है धाराओं की दिशाओं को संशोधित करने वाले कारक, या इसको हम ये कह सकते हैं रूप परिवर्तन वाले कारक। इन कारकों में देखा जाए तो घूर्णन से संबंधित गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी की घूर्णन और कोरियोलिस बल। बाह्य सागरीय कारकों में वायुदाब, प्रचलित पवनें, वाष्पीकरण, वर्षा। सागर से संबंधित कारकों के अंदर तापमान, घनत्व, लवणता और हिम का पिघलना। जबकि दिशा परिवर्तन करने वाले कारकों में तट की आकृति, तट के अंदर, तली के अंदर कौन कौन सी आकृतियां हैं, और ऋतु परिवर्तन का प्रभाव, इनको शामिल करते हैं। अब अपन क्वेश्चन पे देखो, इसने पहला कारक जो बताया है सनातनी पवनें, तो यह कारक अभी अपन देखा ये प्रभावित कर रहा था। सनातनी पवनें कैसे प्रभावित करता है कि हमारे पास 3 सनातनी पवनें हैं। 3 सनातनी पवनें हैं। कौन कौन सी? व्यापारिक पवनें, पछुआ पवनें और तीसरी है ध्रुवीय पवनें। पछुआ पवनों की वजह से हम आगे देखेंगे उत्तरी अटलांटिक प्रवाह और दक्षिण अटलांटिक प्रवाह, ये सब पछुआ पवनों की वजह से इनकी दिशा में परिवर्तन हो रहा है। व्यापारिक पवनों की वजह से कनारी की धारा, बेगुला की धारा, कैलिफोर्निया की धारा, पेरू की धारा, ये सब व्यापारिक पवनों की वजह से। आगे देखेंगे कौन कौन सी हवाओं का प्रभाव है, कौन सी महासागरीय धाराओं पर पड़ रहा है। तो इन तीनों ही हवाओं की वजह से महासागरीय धाराओं की दिशा में परिवर्तन होता है, उसी अनुरूप होता है। और व्यापारिक पवनों की वजह से विषुवत रेखीय धारा की उत्पत्ति भी होती है। एक चीज़ और नोट करना है कि धाराओं की वजह से, धाराएं हैं, यदि पवन का वेग 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वह 3/4 किलोमीटर प्रति घंटे की धारा को उत्पन्न कर सकती है। तो ये प्रभावित करने वाला मुख्य कारक है। दूसरा कारक है समुद्र जल के तापमान में अंतर। यदि समुद्र के तापमान कहीं अधिक है तो वहाँ जल का प्रसार होगा, आयतन का फैलाव होगा, और आयतन में वृद्धि होने की वजह से समुद्र तल है ऊंचा हो जाएगा। यदि कहीं निम्न ताप है तो वहाँ पर समुद्र तल अपेक्षाकृत नीचा होगा। तो उच्च समुद्र तल से निम्न तल की ओर महासागरीय धाराएं चलेगी। तो इस वजह से ये भी प्रभावित कर रहा है। समुद्र जल की लवणता में अंतर। यदि लवणता, किसी क्षेत्र के अंदर लवणता अधिक हुई, लवणता की वजह से घनत्व बढ़ेगा, घनत्व से
आयतन है वो कम हो जाएगा और जल तल है वो नीचा हो जाएगा। इसके अपोजिट में यदि हम देखें, यदि कम लवणता है तो वहाँ पर उसका घनत्व अधिक होगा, घनत्व अधिक होगा तो उसका क्या हो जाएगा, जल स्तर ऊंचा हो जाएगा। और इसलिए महासागरीय जो धाराएं हैं कम लवणता वाले स्थान से अधिक लवणता वाले स्थानों की ओर प्रवाहित होने लगती हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है अटलांटिक महासागर के अंदर लवणता कम है और भूमध्य सागर के अंदर लवणता अधिक है। तो अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर की ओर प्रवाहित होने वाली जो धारा है उसका जो मुख्य कारण है लवणता में अंतर है। अगला है पृथ्वी की परिक्रमण। परिक्रमण नहीं होता है, अभी अपन देखा पृथ्वी की परिभ्रमण गति है वो महासागरीय धाराओं को प्रभावित करती है। परिभ्रमण कर दिया या इसको अपन कह दे घूर्णन गति। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर गति कर रही है तो महासागरीय जल इसका साथ नहीं दे पाता है, इसलिए महासागरीय जल इसका साथ नहीं दे पाने से वह पूर्व से पश्चिम की ओर गति करता है। इसे विषुवत रेखीय धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है। तो एक तो ये कारण हो गया। दूसरा, घूर्णन की वजह से ही कोरियोलिस बल की उत्पत्ति होती है और कोरियोलिस बल की वजह से महासागरीय धाराएं और पवनों की दिशा में विक्षेपण होता है। वो उत्तरी गोलार्ध में अपने दाहिनी और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारे जो आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सही है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराओं का जो समूह है, कौन सी महासागरीय धाराओं का समूह उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित है। तो उत्तर से दक्षिण क्रम बताना है। फॉकलैंड, ब्राजील, कनारी और लेब्राडोर के बारे में पूछा है, अर्थात अटलांटिक महासागर की धाराओं का देखा है। तो अभी देखते हैं अटलांटिक महासागर की धाराओं की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले हम विषुवत रेखा के उत्तर में उत्तरी अटलांटिक महासागर, विषुवत रेखा के दक्षिण में दक्षिणी अटलांटिक महासागर है। उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर सर्वप्रथम उत्तरी विषुवत रेखीय धारा 0 से लगा करके 10 डिग्री उत्तरी अक्षांशों तक ये प्रवाहित हो रही है। इसके पश्चात ये जैसे ही आगे की ओर बढ़ती है, आगे की ओर बढ़ने पर यह यहाँ पर दक्षिणी अमेरिका के तट से टकराती है। तो इसकी 2 शाखाएं हो जाती हैं, एक शाखा वेस्ट इंडीज़ के पूर्व की ओर, एक शाखा इसकी मैक्सिको की खाड़ी में चली जाती है। तो जो वेस्ट इंडीज़ के पूर्वी शाखा है, इस पूर्वी शाखा को हम एंटीलीज की धारा कहते हैं। ये जो मैक्सिको की खाड़ी में जल गया है, मैक्सिको की खाड़ी के बाद में यहाँ पर है मैक्सिको जल डमरू मध्य, फ्लोरिडा जल डमरू मध्य है, यह फ्लोरिडा है। फ्लोरिडा जल डमरू मध्य से लगा करके कैप हैट्रस तक यह फ्लोरिडा की धारा के रूप में प्रवाहित होती है। फ्लोरिडा की धारा के रूप में कैप हैट्रस के बाद में, कैप हैट्रस के पश्चात यह न्यू फाउंडलैंड तक गल्फ स्ट्रीम के रूप में प्रवाहित होती है और गल्फ स्ट्रीम न्यू फाउंडलैंड के पश्चात यह पछुआ पवनों के प्रभाव से पृथ्वी की घूर्णन की वजह से इसकी दिशा पश्चिम में हो जाती है। होने के पश्चात यह उत्तरी अटलांटिक प्रवाह के रूप में आगे की ओर पश्चिमी यूरोप तट तक जाती है। यहाँ पर इसकी 2 शाखाएं बढ़ जाती हैं। एक शाखा यहाँ पर इर्मिंगर की शाखा के रूप में इर्मिंगर धारा जो आयरलैंड के दक्षिण में है, आइसलैंड के दक्षिण में, और दूसरी ये नॉर्वेन सागर में चल जाती हैं। तो ये हो जाती है नॉर्वे की धारा। इसकी एक शाखा
फ्रांस के अंदर बिस्के की खाड़ी में चल जाती है। बिस्के की खाड़ी, इसको कहते हैं रेनेल की धारा। रेनेल की धारा। और एक इसकी शाखा है वो अटलांटिक महासागर से भूमध्य सागर में प्रवेश कर जाती हैं। और एक शाखा यह जब दक्षिण में मुड़ती हैं तो यहाँ पर अफ्रीका के पश्चिमी तट पर कनारी द्वीप समूहों के पास में व्यापारिक हवाओं के प्रभाव से तट के पास का जो जल था, गर्म जल, उसको हटा दिया जाता है। इस वजह से नीचे से जो ठंडा जल होता है वो ऊपर की ओर आ जाता है। उद्वेलन की वजह से, जिसको इंग्लिश में अपवेलिंग कहेंगे, अपवेलिंग की वजह से यहाँ पर ठंडा जलधारा कनारी जलधारा के रूप में बहता है। और कनारी की धारा जब ये आगे की ओर बढ़ती है तो यह पर विषुवत रेखीय धारा में मिल जाती है। इस प्रकार से यह एक पूरा चक्कर पूरा हो जाता है और इस चक्कर को हम गायर कहते हैं। गायर या गायरे कहा जाता है। उत्तरी अटलांटिक के अंदर बैफिन की खाड़ी से आने वाली जो धारा है, लेब्राडोर धारा, लेब्राडोर सागर है, यहाँ लेब्राडोर धारा चल रही है। लेब्राडोर की धारा न्यू फाउंडलैंड द्वीप के पास गल्फ स्ट्रीम में मिल जाती हैं। जब ये गल्फ स्ट्रीम के अंदर मिलती हैं तो यहाँ पर ठंडी और गर्म जल धारा के मिलने की फलस्वरूप यहाँ पर प्लैंकटन की काफ़ी मात्रा में पाए जाते हैं और प्लैंकटन मछलियों के लिए भोजन काम आता है। इसलिए यहाँ पर ग्रांड बैंक, न्यू फाउंडलैंड में ग्रांड बैंक और जॉर्ज बैंकों का निर्माण भी हो जाता है। और ठंडी और गर्म धारा के मिलने से यहाँ पर कोहरे की स्थिति बनती है। इसलिए यहाँ पर जलयानों के अंदर काफ़ी दुर्घटनाग्रस्त भी हो जाते हैं। इसके सिवाय कुछ और महत्वपूर्ण बातें अपन देखते हैं इसमें कि यहाँ पर अपन देखो कि गल्फ स्ट्रीम धारा में मुख्यतः ये इस तंत्र में 3 प्रकार की धाराएं हैं। गल्फ स्ट्रीम तंत्र में मुख्य 3 धारा हैं। कौन कौन सी? फ्लोरिडा की धारा, खुद गल्फ स्ट्रीम मतलब खाड़ी की धारा, और इसको खाड़ी धारा इसलिए कहते हैं क्योंकि मेक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होती है। और तीसरी उत्तरी अटलांटिक प्रवाह। गल्फ स्ट्रीम की खोज सर्वप्रथम 1513 ईस्वी के अंदर पोंस डी लियोन के द्वारा की गई थी। ये जो गल्फ स्ट्रीम तंत्र पूरा है, इस गल्फ स्ट्रीम तंत्र की वजह से पश्चिमी यूरोप है, पश्चिमी यूरोप के तट पर तापमान है वो 4 डिग्री फ़ारेनहाइट बढ़ जाता है। इसलिए गल्फ स्ट्रीम को हम यूरोप का कंबल भी कहा जाता है। यूरोप का कंबल कहते हैं। ठीक है। एक और जो शाखा है ग्रीनलैंड के पूर्व से बहती हैं, ठंडी जलधारा है, तो इसको हम पूर्वी ग्रीनलैंड की वो भी एक कैसी है? ठंडी जलधारा है। अब हम देखते हैं कि दक्षिणी अटलांटिक महासागर के अंदर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर में 0 से लगा करके 20 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों तक दक्षिणी विषुवत रेखीय धारा चलती हैं। यह धारा जब ब्राज़ील के तट पर टकराती है, टकराने के बाद इसके 2 शाखाएं हो जाती हैं। एक शाखा उत्तरी विषुवत रेखीय धारा में मिल जाती है, दूसरी शाखा ये ब्राज़ील तट के समानांतर चलती हुई लगभग 40 डिग्री तक ब्राज़ील तट के सहारे चलती हैं। उत्तरी विषुवत रेखीय धारा और दक्षिण विषुवत रेखीय धारा जब यहाँ जल की अधिकता हो जाती है तो यहाँ पर अधिक जल की वजह से ढाल बन जाता है और यहाँ पर कम जल हो जाता है, तो वहाँ प्रतिधारा के रूप में वापस चलने लग जाता है, जिसका अस्तित्व मुख्य रूप से गिनी की खाड़ी में होता है। इसलिए इसको हम गिनी की
धारा भी कहते हैं। जब ब्राज़ील की जो शाखा है 40 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के पास जाती हैं तो यहाँ पर पछुआ पवनों के प्रभाव से यहाँ पर पश्चिमी पछुआ प्रवाह, यहाँ इसको हम दक्षिणी अटलांटिक प्रवाह या दक्षिण अटलांटिक धारा भी कहते हैं। यह पश्चिमी पछुआ प्रवाह यह पूरे के पूरे ग्लोब के ऊपर अंटार्कटिका के उत्तर में चलती हैं। यह ठंडी धारा है। जब यह धारा अफ्रीका के पश्चिमी तटों से टकराती हैं, टकराने के फलस्वरूप यहाँ पर बेंगुला धारा की उत्पत्ति होती है। तो बेंगुला जो धारा है उसकी उत्पत्ति में दो कारकों का योगदान हो गया। एक तो पश्चिमी पवन प्रवाह जिसने ऊपर की ओर धकेला, और दूसरा मुख्य प्रवाह होता है जो व्यापारिक पवनों क्या है। तो इस वजह से यह ठंडी जल धारा अपवेलन की वजह से बन गई और फिर यह वापस दक्षिण विषुवतीय की धारा में मिल जाती है। इस प्रकार से यह भी एक चक्र का निर्माण हो गया है। इसको भी हम दक्षिणी अटलांटिक महासागर का गायर कहते हैं। तो इस गायर की जो दिशा होती है, उत्तरी अटलांटिक में इस गायर की जो दिशा है वो घड़ी की सुई के अनुरूप है। दक्षिणी गोलार्ध में इस गायर की जो दिशा है वह घड़ी की सुई के विपरीत दिशा में होती है। यहाँ पर दक्षिण से आने वाली फॉकलैंड की जो धारा है वो ब्राज़ील की धारा में मिक्स होती है। तो फॉकलैंड की कैसी है, यह एक ठंडी जल धारा है और फॉकलैंड की धारा के और ब्राज़ील धारा के मिलने से यहाँ पर भी कोहरे का निर्माण हो जाता है और इस वजह से ठंडी जल धारा के तट पर यहाँ पर पेंटागोनिया का मरुस्थल का निर्माण भी हो जाता है। यहाँ पर ठंडी जल धारा की बेंगुला की ठंडी धारा की वजह से यहाँ पर नामीबिया में और कालाहारी नामीब तथा कालाहारी मरुस्थलों का निर्माण है वो हो जाता है। अफ्रीका में यहाँ पर कनारी की ठंडी जलधारा है और यहाँ पर सहारा मरुस्थल का निर्माण हो जाता है। अब देखो, अपने क्वेश्चन था निम्न में से कौन सी महासागरीय धाराओं का उत्तर से दक्षिण में, तो अभी अपने देखा कि सबसे उत्तर में कौन सी है, लैब्राडोर धारा, फिर कनारी की धारा, फिर ब्राज़ील धारा और फिर है सबसे दक्षिण में फॉकलैंड की धारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है। जलधाराओं को हम तापमान के आधार पर दो भागों में बांटते हैं, ठंडी और गर्म के। तो ठंडी जलधारा के बारे में पूछा है तो ब्राज़ील की धारा अभी अपने देखा कि ब्राज़ील कैसी है, गर्म जलधारा है और यह किसका विस्तार है, दक्षिणी अटलांटिक धारा का ही विस्तार है। लैब्राडोर धारा ठंडी धारा है और ये उत्तरी अटलांटिक की धारा है। तो हमें ठंडी पूछा है, ठंडी कौन सी हो जाएगी, लैब्राडोर धारा। एंटीलीज हमने देखा उत्तरी अटलांटिक धारा है, उसकी दो शाखा बटने के, वेस्ट इंडीज़ के पूर्व की जो शाखा थी उसको हमने एंटीलीज धारा कहा था। तो एंटीलीज कैसी है, एंटीलीज एक गर्म जलधारा है और मोजाम्बिक भी कैसी है, गर्म जलधारा है। मोजाम्बिक जलधारा है, मोजाम्बिक चैनल से होकर प्रवाहित होती है और ये हिंद महासागर में, हिंद महासागर की धाराएं अपन देखेंगे तब विस्तार से इस समय बात करेंगे। नेक्स्ट देखो, मोजाम्बिक की धारा है वो यहाँ पर चलती है। अगली कौन सा सुमेलित नहीं है, पहले ध्यान देना है कि है और नहीं है, इस पे गोला हमेशा कर देना ताकि हमारा ध्यान है वो इस पे रहे। नहीं के बारे में पूछा है, महासागरीय धारा और उसकी प्रकृति के बारे में।
कन्नारी की जो धारा है वो शीत धारा है, ये सही है। कन्नारी कहाँ पर है? कन्नारी द्वीपों पर अफ्रीका की पश्चिम की ओर धारा है और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की धारा है। इस धारा की उत्पत्ति है जो व्यापारिक हवाओं की वजह से, ठंडा जल के उद्वेलन की वजह से, अपवेलिंग की वजह से हुआ है। अंगुलहास की जो धारा है, अंगुलहास की धारा है वो भी गर्म है और अंगुलहास की धारा हिंद महासागर में की धारा है। कैलिफोर्निया की धारा है वो गर्म है, ये गलत है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया की धारा, कैलिफोर्निया गर्म नहीं है बल्कि कैलिफोर्निया की जो धारा कैसी है? ठंडी जल धारा है। और ये कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। कैलिफोर्निया तट पर है। हम्बोल्ट और पेरू की धारा ये शीत धारा है। इस धारा की खोज सबसे पहले हम्बोल्ट महोदय ने की, इसलिए इसका नाम हम्बोल्ट है। और पेरू के तट पर चलती है इसलिए इसका नाम पेरू की धारा है। तो यहाँ देखो, एक मिनट, हाँ, तो देखो ये अंगुलहास की धारा हो गई, ये अंगुलहास की धारा यहाँ पर है और यहाँ पर दिखाया हुआ है कैलिफोर्निया की धारा, और ये है पेरू और हम्बोल्ट की धारा। कौन सा सुमेलित नहीं है? समुद्री धाराएं और उसकी प्रकृति की बात की है तो समुद्री धारा में पहली है बेंगुला। बेंगुला कैसी है? बेंगुला शीत है, यह सही है। दूसरा है कन्नारी। कन्नारी गर्म, गलत है। कन्नारी कैसी है? ठंडी धारा है और हमें यही पूछा हुआ है तो हमारा आंसर हो जाएगा कन्नारी की धारा। अगुलहास की धारा गर्म धारा है, सही है। और हम्बोल्ट और पेरू की धारा कैसी है? शीत धारा है। सागरीय गर्म जलधारा है, निम्न में से कौन सी गर्म जलधारा है? तो लेब्राडोर, अभी अपन देखा अटलांटिक महासागर में, उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। कन्नारी भी उत्तरी अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। ओयोशिवो, यह भी प्रशांत महासागर, उत्तरी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। और क्यूरोशिवो ये कैसी है? गर्म है। कहाँ पर है? प्रशांत महासागर में। अभी अपन देखते हैं ओयोशिवो और क्यूरोशिवो धारा के बारे में। अब देखो, यह प्रशांत महासागर की जो धाराओं का जो क्रम है, सबसे पहले हम विषुवत रेखा से उत्तरी प्रशांत महासागर की धाराएं और दक्षिणी प्रशांत महासागर की धाराओं के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले यह है उत्तरी विषुवत रेखीय धारा। उत्तरी विषुवत रेखीय धारा, उत्तरी विषुवत रेखीय इस धारा की उत्पत्ति मैक्सिको के तट से के होने के बाद में यह आगे चलते हुए ये फिलीपींस के तटों तक प्रवाहित होती है। फिलीपींस के तट पर प्रवाहित होने के बाद में यह पृथ्वी के घूर्णन की वजह से दाईं ओर मुड़ गई। दाईं ओर मुड़ने के बाद में यह क्यूरोशिवो की धारा के रूप में चलती है। तो ये कौन सी धारा हो गई? क्यूरोशिवो की धारा। क्यूरोशिवो की जो धारा है यह फॉर्मूसा द्वीप से लगा करके और जापान के रिक्यू द्वीप तक चलती है। इस क्यूरोशिवो द्वीप धारा है, इस धारा का एक भाग आगे की ओर प्रचारित हो जाता है जिसको हम क्यूरोशिवो का प्रचार कहते हैं। क्यूरोशिवो का प्रसार, क्यूरोशिवो प्रचार। और यह फिर आगे बढ़ते हुए उत्तरी प्रशांत प्रवाह के रूप में उत्तरी अमेरिका के तटवर्ती भागों तक आ जाती है। यहाँ पर यह दो भागों में विभक्त हो जाती है। इसका उत्तरी हिस्सा अलास्का के धारा के रूप में बहता है और दक्षिण में है यह कैलिफोर्निया धारा। यहाँ पर कैलिफोर्निया धारा की उत्पत्ति हो जाती है क्योंकि यहाँ पर भी नीचे से जो ठंडा जल है
व्यापारिक हवाएं यहाँ के गर्म जल को पश्चिम की ओर ढकेल देती हैं, तो ठंडा जल नीचे से उद्वेलित हो जाता है। अब फैलिंग की वजह से यहाँ ठंडा जल प्रवाहित हो जाता है, तो यहाँ पर कैलिफोर्निया एक ठंडी जल धारा बन जाती है। और कैलिफोर्निया धारा जब आगे बढ़ती है तो यह उत्तरी विश्वोत्तरीय की धारा में मिल जाती है। तो इस प्रकार से इस पूरे गायर का निर्माण हो जाता है। इस क्यूरोशिवो जो धारा है, इसकी जो एक शाखा है यह जापान के पश्चिमी तटों पर चलती हैं और जापान सागर में जो चली जाती हैं इसको हम सुशीमा की धारा कहते हैं। सुशीमा धारा ये यहाँ पर आर्कटिक सागर का जल है। वो आर्कटिक सागर का जल बेरिंग जल संधि से ठंडा जल आता है। इस धारा को हम कहते हैं ओयोशियो की धारा। ओयोशियो की धारा, यहाँ इसका दूसरा नाम है क्यूराइल की धारा। क्यूराइल की धारा, यह क्यूराइल की जो धारा है यह लेब्राडोर धारा के समान ही है। यह धारा जापान के पूर्व में यहाँ पर क्यूरोशिवो से मिलती है। ओयोशिवो और क्यूरोशिवो के यहाँ मिलने की वजह से यहाँ पर भी प्लैंकटन अत्यधिक मिलता है और इस वजह से यहाँ पर भी मत्स्य पालन अत्यधिक होता है। और यहाँ पर भी उसी प्रकार से जैसे लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम जब मिली थी वहाँ पर कोहरे का निर्माण हुआ था, यहाँ पर भी घने कोहरे का निर्माण भी हो जाता है। अब हम बात करते हैं दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा। दक्षिणी विषुवत-रेखीय धारा जब न्यू गिनी, ये न्यू गिनी द्वीप है, न्यू गिनी के तट पर टकराता है तो टकराने के फलस्वरूप इसकी एक शाखा उत्तर की ओर चल जाती है और यह वापस प्रति विषुवत-रेखीय धारा के रूप में मिल जाएगी। और इसकी जो दक्षिणी जो शाखा है वह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के तट पर चलती है, इसलिए पूर्वी ऑस्ट्रेलियन धारा के रूप में बहती हैं। जब ये 40 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के आसपास आती हैं तो यहाँ पर पछुआ पवन जो प्रवाह है यह किसकी वजह से है? पछुआ हवाओं की वजह से ही है। तो यह कैसा ठंडा है। जब यह पछुआ पवन प्रवाह की एक शाखा यहाँ पर चिली के तट से टकराने के बाद में ऊपर की ओर बढ़ती है तो यहाँ पर चिली और यहाँ पर भी पेरू है, तो पेरू की धारा के रूप में पेरू, या इसको हम इसकी खोज हमबोल्ट ने की थी इसलिए हमबोल्ट की धारा भी कहते हैं। हमबोल्ट की धारा भी यहाँ पर भी वापस व्यापारिक पवनों का क्षेत्र आ जाता है। व्यापारिक पवनें तट से गर्म जल को दूर ले जाती हैं, इस वजह से यहाँ पर ठंडे जल का नीचे से उद्वेलन हो जाता है, अपवेलिंग हो जाती है और जब यह आगे की ओर बढ़ती है तो यह वापस दक्षिण विषुवत-रेखीय धारा के में मिल जाती है। तो इस प्रकार से हमने ये देखा, यह भी एक गायर है वो पूरा कंप्लीट हो गया। इसमें हमें एक चीज़ और देखनी है कि क्यूरोशिवो जो तंत्र है, क्यूरोशिवो तंत्र के अंदर हम क्यूरोशिवो की मेन धारा को, क्यूरोशिवो प्रसार को और उत्तरी अटलांटिक धारा है, इन तीनों को हम शामिल करते हैं। और क्यूरोशिवो की धारा का एक उपनाम है, इसको नाम है काली धारा। क्यूरोशिवो को काली धारा भी कहा जाता है क्योंकि जापान के पूर्वी तटों पर औद्योगिक इकाइयाँ हैं और इससे निकलने वाले प्रदूषण की वजह से इसका रंग काला हो जाता है, इसलिए इसको काली धारा भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक्सिको से फिलीपींस तट तक नाव को ले जाने में कौन सी धारा है वो सहायक है? अभी अपने देखा ये मेक्सिको है और यहाँ से अपन फिलीपींस तक नाव को ले जानी है तो कौन सी उत्तरी विषुवत-रेखीय धारा है उसका अपन प्रयोग करेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा उत्तरी भूमध्य रेखीय धारा। अब सवाल पूछ ले वापस
कि फिलीपींस से लगा करके यदि हम को वापस मैक्सिको की ओर आना है तो हम कौन सी प्रति विषुवत जो धारा है का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है अल नीनो के तीव्र होने का प्राय परिणाम क्या होता है। अल नीनो के तीव्र होने का परिणाम हमें पता है कि भारतीय जो मानसून होगा कैसा होगा, इससे कमज़ोर होगा, और ला नीनो से मानसून कैसा होता है, अच्छा होता है। अब कैसे होता है इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखो अल नीनो है क्या। अल नीनो की जो धारा है यहाँ पर प्रति विषुवत रेखीय धारा, प्रशांत महासागर की प्रति विषुवत रेखीय जब धारा जब तीव्र हो जाती है और यह पेरू के जल धारा को दक्षिण की ओर धकेल देती है तो पेरू के तट पर उत्पन्न होने वाली एक अस्थायी धारा है। इस अस्थायी धारा से क्या होता है कि पेरू के जल का जो तापमान है वो यहाँ पर जो तापमान है वो वृद्धि हो जाती है। यहाँ तापमान के वृद्धि होने के क्या परिणाम होते हैं। इस तापमान के परिणाम ये होगा कि नॉर्मल कंडीशन में हम देखो कि यहाँ पर ठंडी जलधारा है पेरू की, यहाँ पर ये पेरू की ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा की वजह से यहाँ पर उच्च दाब का निर्माण हुआ है और यहाँ पर निम्न दाब का निर्माण होता है। तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर वायु का प्रवाह होता है। तो निम्न दाब पर हवाएं गर्म होकर के ऊपर की ओर उठती हैं। ऊपर की ओर उठने पर यहाँ पर कुछ हवाएं इस तरफ और कुछ हवाएं हैं इस दिशा में प्रवाहित होगी। तो हाई एल्टीट्यूड जो फ्लो है इसकी वजह से यहाँ पर यह पेरू के तट के पास में यहाँ पर ये वापस नीचे की ओर उतरती है अवरोही पवन के रूप में। तो यहाँ पर अब कुछ इसकी एक शाखा है वो इस दिशा में बहती हुई, जैसे हमने ये मान लिया कि यह भारत इधर है और यहाँ पर यहाँ पर अफ्रीका के तट पर ये जब नीचे की ओर उतरेगी तो उच्च दाब को और मजबूत करती है और दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है और तीव्रता से भारत की ओर प्रवाहित होने लगता है। इससे भारतीय मानसून है वो मजबूत होता है। अब जस्ट अपोजिट कंडीशन होने पर क्या होता है कि यहाँ पर आपने देखा कि प्रति विषुवत रेखीय जो धारा है यह आगे की ओर बढ़ती हुई पेरू की जो धारा है उसको दक्षिण में धकेल देती है। उस वजह से यहाँ पर तापमान बढ़ जाता है। तापमान बढ़ने की वजह से यहाँ पर लो प्रेशर का निर्माण हो गया और यहाँ पर तुलनात्मक रूप से उच्च वायुदाब का निर्माण है। तो हम पवनें उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर गति करेगी। तो इस वजह से यहाँ पर निम्न वायुदाब में वायु गर्म होकर के ऊपर की ओर उठेगी। ऊपर की ओर उठने पर हाई एल्टीट्यूड होते हुए यह वापस यहाँ पर नीचे की ओर उतर जाती है। तो यहाँ होने की वजह से जो पहले यहाँ पर भारतीय मानसून था नॉर्मल कंडीशन में, जो अल नीनो नहीं होने से मजबूत हुआ था, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो ये थोड़ा बड़ा कंसेप्ट है, अपन को इसमें शॉर्ट में यही याद रखना है कि भारतीय अल नीनो के होने से भारतीय मानसून है थोड़ा सा कमज़ोर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है ऋतु परिवर्तन का प्रभाव किस महासागर की समुद्री धाराओं पर पड़ता है। ऋतु परिवर्तन का प्रभाव किस पे पड़ता है, तो देखो ये हम देखते हैं हिंद महासागर है। हिंद महासागर में विषुवत रेखा के उत्तर वाला उत्तरी हिंद महासागर है। उत्तरी हिंद महासागर के अंदर यह ग्रीष्म काल है। ग्रीष्म काल के अंदर दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें चल रही है। सोमालिया के तट से ये चलती हुई यह अंडमान सागर तक चलती है। सोमालिया के तट से अंडमान सागर की ओर दक्षिणी पश्चिम दिशा से प्रवाहित होती है और इस मानसून की पवनों की वजह से यहाँ पर मानसूनी धाराओं की दिशा भी है वो परिवर्तित हो जाती है। शीतकाल के समय यहाँ पर उत्तर पूर्वी मानसूनी पवनें चलती हैं। इस वजह से अंडमान सागर से सोमालिया के तट की तरफ तो यहाँ पर
हवाओं की जो दिशा है वो परिवर्तन हुई। हवाओं की दिशाओं की परिवर्तन होने से महासागरीय धाराओं की दिशा भी परिवर्तित हो गई। तो इस प्रकार से हमारा जो आंसर होगा, ऋतु परिवर्तन का प्रभाव किस महासागरीय धारा पर पड़ता है, तो अभी हमने देखा उत्तरी हिंद महासागर की धाराओं पर इसका मुख्य रूप से प्रभाव पड़ता है। एक बार अपन हिंद महासागर की जो धाराएं हैं इसके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। उत्तरी हिंद महासागर में दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी धाराएं और उत्तरी पूर्वी मानसूनी धाराएं ही होती हैं। अब यहाँ पर अपन देखते हैं दक्षिणी हिंद महासागर में दक्षिणी विषुवतरेखीय धारा। दक्षिणी विषुवतरेखीय जो धारा ये यहाँ पर मेडागास्कर है। मेडागास्कर से टकराने के बाद में एक इसकी शाखा मेडागास्कर के पूर्वी जो तट है वहाँ बहने लग जाती है। एक इसकी शाखा है वह अफ्रीका के पूर्वी तट से टकराने के बाद में मोजाम्बिक चैनल से होकर के प्रवाहित होने लग जाती हैं। तो यह मोजाम्बिक धारा चैनल से प्रवाहित हो रही है, इसलिए मोजाम्बिक धारा बन गई और यहाँ पर यह होगी मेडागास्कर की धारा। मेडागास्कर की धारा को हम मालागासी की धारा भी कहते हैं। जब मेडागास्कर और मालागासी धारा दक्षिण की ओर जाते हैं तो दोनों एक होने पर यहाँ पर अंगुलहास की धारा, अगुलहास की धारा के रूप में अगुलहास, ठीक है, अगुलहास की धारा के रूप में बहती हैं। और जैसे ही 40 डिग्री अक्षांशों दक्षिण अक्षांशों के पास आती हैं तो वहाँ से नीचे से वापस पछुआ पवनों के प्रभाव से पश्चिमी पछुआ पवन प्रवाह चलता है। और जब ये पश्चिमी पछुआ पवन प्रवाह आगे की ओर बढ़ता है, ऑस्ट्रेलिया के तट पर ये टकराने पर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की धारा का निर्माण हो जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया की धारा भी कैसी है, ऑस्ट्रेलिया का यह पश्चिमी भाग है तो ये पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा हो गई। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा कैसी है, एक ठंडी धारा है। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की धारा फिर आगे बढ़ते हुए दक्षिणी विषुवतरीय की धारा में मिल जाती है। और प्रशांत महासागर से न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में से प्रशांत महासागर से एक धारा चलती है और इसका जल आगे आ जाता है तो हिंद महासागर में लेविन धारा का निर्माण हो जाता है। तो यहाँ पर यह लेविन धारा का निर्माण हो गया। अगला क्वेश्चन था अगुलहास धारा किस महासागर में प्रवाहित होती है। तो अगुलहास की जो धारा है अभी अपने देखा हिंद महासागर में प्रवाहित होती है। इस प्रकार से ये अभी तक इतने ही क्वेश्चन हैं आए हुए हैं। टोटल 11 क्वेश्चन थे जो महासागरीय धाराओं से संबंधित। यहाँ पर 2 प्रकार के क्वेश्चन मुख्य रूप से पूछे गए थे। एक ये पूछा गया था कि महासागरीय धाराओं को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, और दूसरा महासागरीय धारा की प्रकृति एवं महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति किस स्थान पर हो रही है, किस महासागर में है, उसकी स्थिति के बारे में क्वेश्चन है वो पूछे हुए हैं। तो इसको देखने पर बार बार अपन को यही दिख रहा था ठंडी गरम गरम कौन से महासागर में है। तो आपको भी सेकंड ग्रेड में ध्यान में रखते हुए हमें इन महासागरों में चलने वाली जो धाराएं हैं इन धाराओं के बारे में सभी धाराओं को एक बार याद रख लो। एनसीईआरटी के अंदर जो धाराएं दी हुई हैं, एनसीईआरटी वाली समस्त धाराएं अभी तक जितने भी जो सवाल पूछे हुए हैं सारी की सारी एनसीईआरटी से पूछा हुआ है। इसलिए एनसीईआरटी के अंदर दी हुई समस्त धाराएं अपन को याद होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ मैंने देखो ये मानचित्र एनसीईआरटी से लिया हुआ है और समस्त प्रकार की जो धाराएं यहीं पर दी हुई हैं। एनसीईआरटी में एक बात और लिखी हुई है कि महासागरीय जो धाराओं की जो गति होती है 5 नॉट के बराबर होती है। तो हमें याद रखना है 5 नॉट, 1 नॉट बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। तो महासागरीय धाराओं की जो नॉर्मल स्पीड कितनी होती है 5 नॉट के बराबर, या इसको अपन कह सकते हैं लगभग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से होती है, जिसमें से प्रवाह जो भी अपन पढ़ा था गति के आधार पर महासागरीय धाराओं को हम प्रवाह में, धारा में और विशाल धारा जिसको स्ट्रीम कहते हैं में विभक्त कर सकते हैं। प्रवाह की गति न्यूनतम होती है, इसकी मध्यम होगी
इससे अधिक होगी, लगभग 5 नॉट के बराबर है। और इसकी तरह है स्ट्रीम की जो वेग होता है वो सर्वाधिक होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब नेक्स्ट सीरीज में अपन करेंगे। नेक्स्ट सीरीज के अंदर हम देखेंगे कि ज्वार भाटा से आए हुए जो क्वेश्चन कौन कौन से हैं और प्रवाल भित्तियों से संबंधित कौन कौन से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तब तक नमस्कार।